स्टूडेंट वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। बेटा सोशल साइंस में ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर जो है संसाधन विकास, उसका जो सेकंड लेक्चर देखते हैं प्राकृतिक संसाधन से। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे प्राकृतिक संसाधन क्या होता है कि प्राकृतिक संसाधनों की श्रेणी में उन्हीं चीज़ों को रखा जाता है जिनके बनाने में मानव का कोई योगदान नहीं होता या केवल उन्हें अपने प्राकृतिक संदर्भ से अलग करता है। उदाहरण के लिए जंगल में से काट कर लाई गई लकड़ी को हम प्राकृतिक संसाधन की श्रेणी में रख सकते हैं, मगर कपास जिसे मानव उगाता है को नहीं। इसी तरह हम धरती के भीतर से निकाले गए लौह अयस्क को प्राकृतिक संसाधन मानेंगे, मगर उसी अयस्क से मानव द्वारा निर्मित इस्पात को हम प्राकृतिक संसाधन नहीं मान सकते। ठीक है, बात समझ में आ रहा है ना। जो कच्चा मटेरियल जो प्राप्त होता है हमको, या कच्चा मटेरियल जो धरती से हमसे प्राप्त होता है, वो हमारे लिए एक प्राकृतिक संसाधन है, लेकिन उससे मनुष्य द्वारा निर्मित कोई जो अयस्क जो या इस्पात जो तैयार किया जाता है वो प्राकृतिक संसाधन नहीं माना जाता। ठीक है, यहाँ पे प्राकृतिक को जोड़ा गया है। संसाधन की परिभाषा मैंने आपको बता दिया था। जो वस्तु जो होती है मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, तो मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले साधन को हम संसाधन कहते हैं। और यहाँ पर प्राकृतिक संसाधन, तो प्राकृतिक संसाधन वे संसाधन है जो प्रकृति द्वारा निःशुल्क उपहार स्वरूप हमको प्राप्त होता है। निःशुल्क या उपहार स्वरूप जो प्राप्त होता है वो आपका प्राकृतिक संसाधन कहलाता है। ठीक है, आगे यहाँ पे देखेंगे हम लोग नवीनीकरण संसाधन। नवीकरणीय संसाधन क्या होता है कि हम किसी भी प्राकृतिक संसाधन का उपभोग करते हैं, उपभोग करने के पश्चात पुनः उस जगह पर वो दोबारा हमको प्राप्त होता है, तो वो नवीनीकरणीय संसाधन कहलाता है। नवीकरणीय संसाधन वे हैं जो प्राकृतिक प्रक्रियाओं से नवीकृत होते रहते हैं। ये पृथ्वी पर सतत रूप से विद्यमान होते हैं, जैसे वायु, जल, वन, पशु, ठीक है, इत्यादि। यदि मनुष्य इनकी नवीकरण की प्रक्रिया में बाधा न डाले और उनका एक सीमा के अंदर उपयोग करे तो सतत उपलब्ध रहेगा, मतलब हमेशा पूरे कई वर्षों तक वो उनको प्राप्त होता रहेगा। इनके उपयोग की एक सीमा है। इस सीमा के बाद अथवा गलत उपयोग से संसाधनों का अवनयन अर्थात उसका बिगड़ना जो होता है वो चालू हो जाता है। उनके नवीकरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के लिए जल पृथ्वी पर सतत विद्यमान है। सागर से जल वाष्पीकृत होकर जलवाष्प बनता है, जो संघनित होकर वर्षा के रूप में महाद्वीपों को प्राप्त होता है। वर्षा का जल कुछ भाग भूमि में रिसकर भूजल बनता है और कुछ शेष भाग जो हैं बहकर नदियों में पुनः सागर में चला जाता है, नदियों के द्वारा सागर में चला जाता है। यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है और जल नवीकृत होते रहते हैं। हम इन प्राकृतिक प्रक्रियाओं में कई अवरोध पैदा कर देते हैं या गलत उपयोग करके उन्हें प्रभावित करते हैं। इससे जो नवीकरणीय प्रक्रिया जो होती है प्रभावित होती है और जिसके एवज में जो होता है हमारे पास पानी की समस्याएं बनती जाती है। जैसे उदाहरण के लिए यदि पृथ्वी पर वन कम हो जाए तो पेड़ पौधों का आवरण कम हो तो वर्षा के जल को भूमि से रिसने का मौका नहीं मिलेगा और भूजल का स्तर जो है वो रिचार्ज या नहीं हो पाएगा। धीरे धीरे कुएं और नलकूप सूखने लगेंगे। तो ये इसका प्रतिकूल प्रभाव है जहाँ पर मानवीय हस्तक्षेप होता है। ठीक है, फिर अगला जो है आपको देखिए अनवीकरणीय संसाधन। तो अनवीकरणीय संसाधन क्या होता है, जब किसी भी हम प्राकृतिक संसाधन का उपयोग करते हैं, उपयोग करने के पश्चात वह वस्तु है वह चीज़ जो होती है वह पदार्थ जो होता है हमको दोबारा उस जगह पर प्राप्त नहीं हो पाता। ठीक है, वो अनवीकरणीय संसाधन कहलाता है। अनवीकरणीय संसाधन से वे हैं जो पृथ्वी पर एक सीमित मात्रा में उपलब्ध है, सीमित है, जिनका उपयोग करने के पश्चात दोबारा हमको प्राप्त नहीं होता। उनका उपयोग करने के बाद उसका भंडार कम हो जाता है, वे अपने आप में नवीकृत नहीं होते हैं, जैसे लौह अयस्क, कोयला, खनिज तेल इत्यादि। उदाहरण के लिए धात्विक खनिजों से एक बार धातु बना दी जाए तो खनिज कम हो जाएंगे। यदि हमें नए खनिज भंडार नहीं मिले तो ये खत्म हो जाएंगे। एक दिन ऐसा भी आएगा जब सारे भंडार समाप्त हो जाएंगे। ठीक है, फिर आगे देखिए आप लोग ये संसाधन का विकास, जो मुख्य बातें बेटा उसी पर हम थोड़ा फोकस करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे प्राकृतिक संसाधन विकास के मूल आधार होती है। ठीक है, प्राकृतिक संसाधन जो होती हैं वे विकास के मूल आधार होता है, क्योंकि कृषि, खनन, निर्माण तथा ऊर्जा में उत्पादन बड़े तौर पर प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर करता है। अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्र भी विभिन्न स्तरों पर प्राकृतिक संसाधनों पर ही निर्भर होते हैं। इन संसाधनों को उपलब्ध कराने की
पर्यावरण की क्षमता को हम पर्यावरणीय स्रोत प्रकार ये कहते हैं, इन्वायरमेंट्स सोर्स फंक्शंस। ठीक है, ये कार्य उस समय शिथिल हो जाते हैं जब संसाधनों का अत्यधिक दोहन हो जाता है, मतलब उसको भोग कर देते हैं, या प्रदूषण संसाधनों को बिगाड़ देता है। अगर हम अनकरणीय संसाधनों का नियंत्रित उपयोग न करें या नदी नालों व हवा का प्रदूषण न सेके तो जल्द ही विकास के लिए ज़रूरी संसाधन नहीं मिलेगा और विकास में रुकावट आ जाएगी। हमें विकास का ऐसा मार्ग अपनाना होगा जो प्राकृतिक संसाधनों के से लंबे समय तक स्वास्थ्य स्थिति में हमें प्राप्त होता रहे या उपलब्ध होता रहे। इसका मतलब यह है कि विकास और प्राकृतिक पर्यावरण के बीच एक विरोधाभास हो, यह जरूरी नहीं है न ही विकास के कारण संसाधन हमेशा के लिए नष्ट किए जाए। अगर हम अपने पर्यावरण को बेहतर समझे तो हम विकास के लिए टिकाऊ प्रबंध भी कर सकते हैं। पर्यावरण वैज्ञानिकों ने इसके लिए पर्यावरण की शुद्धिकरण क्षमता या सिंक कैपेसिटी की उपलब्धता या अवधारणा विकसित की है। पर्यावरण में इतनी क्षमता होती है कि एक सीमा तक प्रदूषण किया जाए तो उसे समाहित करके हानिरहित कर सकती है। उदाहरण के लिए अगर हम बहती नदियों में घरेलू कचरा बहाते हैं तो नदी की जीव जंतु उन्हें अपना भोजन बनाकर पचा लेते हैं और फिर से पानी उपयोग करने लायक बना रहता है। अगर हम अत्यधिक मात्रा में नदी की क्षमता से अधिक गंदगी प्रवाहित करें तो साफ पानी वाली नदी गंदा नाला बन जाएगा। आज हमारे प्रमुख शहरों के पास बहने वाली नदियों का यही हाल हो रहा है। यही नहीं, आज हम नदियों में कई ऐसे तत्व डालते हैं जिन्हें पचाने की क्षमता नदी में नहीं है। उदाहरण के लिए साबुन के अपशिष्ट ये पानी में बने रहते हैं और अंत में समुद्र में जाकर मिल जाते हैं और धीरे धीरे समुद्री जल को प्रदूषित करते हैं। फिर आगे देखिए यहाँ पे ये संसाधन प्रबंधन की बात करते हैं। तो संसाधन प्रबंधन में यहाँ पे देखिए कि हमें अपने प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग को नियोजित कर उसका प्रबंध करना होता है, जिससे वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति भी हो और भविष्य के लिए संरक्षित भी किया जा सके। परिस्थिति की इसे इकोलॉजी संतुलन बना रहे, इसके लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं। उनमें से सबसे महत्वपूर्ण जो है वैकल्पिक संसाधनों पर जोर देना चाहिए, संसाधनों का नवीकरण होना चाहिए और संसाधनों का समुचित उपयोग करना चाहिए। ठीक है, तो आज का जो लेक्चर बेटा यहीं पे समाप्त करते हैं। कल हम लोग देखेंगे संसाधन प्रबंधन के अंतर्गत किए गए उपाय के विश्लेषण के बारे में। ओके, दैट्स ऑल, गुड डे।